हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं पिछले सोशल स्टडीज़ के लेक्चर्स को लेकर के। और जहाँ तक मुझे याद है कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट किया था और पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिगार्डिंग हमने चैप्टर्स में बहुत सारी चीज़ें कवर की थी, जैसे कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी and what are the functions of political parties. Prevalent party systems across the world, जितने भी पार्टी सिस्टम्स हैं, सिंगल पार्टी सिस्टम्स, डुअल पार्टी सिस्टम्स, बाई पार्टी सिस्टम जिसे आप कहते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम्स, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये भी पढ़ा कि सिंगल पार्टी सिस्टम, डुअल पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम्स के ड्रॉबैक क्या थे। तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने ये देखा। अब जहां तक मैं बताऊं, इस चैप्टर में पॉलिटिकल पार्टीज के चैप्टर्स में लेकर के मैं बात करूं तो जनरली जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई से हो या चाहे वो आपके एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए हो, जनरली क्वेश्चंस यही पूछा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या हैं। लेकिन साथ ही साथ कभी कभी जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करेंगे या शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस की बात करते हैं तो पार्टी सिस्टम पूछ लिया जाता है कि प्रिवेलेंट पार्टी सिस्टम्स में सिंगल पार्टी सिस्टम क्या होता है, डुअल पार्टी सिस्टम क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है और मल्टी पार्टी सिस्टम में कोalition गवर्नमेंट क्या होती है, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो प्राइमरी क्वेश्चंस की अगर बात करें, प्राइमरीली ये पूछा जाता है व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, दैट इज द चैलेंजेस रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं जिससे उन्हें निपटना चाहिए, और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक और बचता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या हम सजेशन के लिए, क्या हम रिफॉर्म दें, क्या सजेशन दें उनके रिफॉर्म्स के लिए। ओके, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट के ने क्या ऑर्डर इशू किया है, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ रिफॉर्म आया है, लेकिन कुछ रिफॉर्म हम अपने से भी सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मूवमेंट थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं चैलेंजेस रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, listen very carefully. We have studied that the political party is a mandatory condition for the democracy. हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टी किसी भी डेमोक्रेसी के लिए एक मैंडेटरी कंडीशन है। मतलब डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, हम ये कह रहे हैं। और डेमोक्रेटिकल पैटर्न्स को हम लोगों ने पढ़ा, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में हम जानते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे कि पहला फीचर्स हम लोगों ने पढ़ा है कि रेगुलर कंटेस्टिंग ऑफ इलेक्शंस, ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स का एक फीचर होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज, रिगार्डिंग चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, देयर इज ए लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अंदर पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की कमी। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में हम समझें तो जो दुनिया की द मोस्ट ओल्डेस्ट पार्टी है, आईएनसी, विच वॉज established in 1885, after India got independence,
इंडिपेंडेंस के बाद अगर आईएनसी को किसी फैमिली ने हेड किया है तो दैट इज ओनली गांधी और नेहरू फैमिली। गांधी और नेहरू फैमिली। इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे मेंबर्स हैं, लेकिन इस पार्टी की डोर किसके हाथ में होती है? सिर्फ एक पर्सन के हाथ में। दे डू नॉट कंटेस्ट और ऑर्गेनाइज रेगुलर इलेक्शन फॉर द हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को कोई अगर हेड कर रहा है, कोई अगर चला रहा है, तो कुछ टॉप लीडर्स हैं। तो जब टॉप लीडर्स चीजों को चलाते हैं तो डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर से बाहर हो जाती है। या यूं कहें कि मैं टॉप लीडर्स की बात भी नहीं कर रहा। अगर आईएनसी का प्रमुख इस समय हेड देखेंगे तो इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन इससे पहले जब भी आप आईएनसी की बात करेंगे तो कोई ना कोई गांधी परिवार से होगा या कोई ना कोई नेहरू परिवार के होगा। हमेशा आईएनसी को इन्होंने चलाया है, बट आईएनसी सिर्फ इनकी पार्टी नहीं, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो इसका मतलब है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के टॉप रिकॉग्निशंस के लिए, टॉप जो पद होते हैं उनके लिए कोई भी रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट नहीं होता। जब रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट नहीं होता तो डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर्स में फिट ही नहीं आती। इसीलिए यह बात की जाती है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। बल्कि बीजेपी में यह देखा जाता है कि बहुत सारे जो हेड है, पार्टी के हेड हैं, वो लगभग चेंज होते रहते हैं समय समय पर, लेकिन रेगुलर इलेक्शन उनमें भी नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर्स में इलेक्शन लड़ती हैं, सरकारें बनाती हैं, लेकिन इस पार्टी के अंदर जो टॉप पद होते हैं लीडर्स के रिगार्डिंग, उसमें कोई डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें कोई इलेक्शन प्रोसेस नहीं है। तो जब इलेक्शन प्रोसेस नहीं होता तो सबसे बड़ा दिक्कत आती है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पार्टी डेमोक्रेसी में है, लेकिन पार्टी के अंदर कोई डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर्स नहीं पाया जाता। दैट इज द बेसिक चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी राइट नाउ। दूसरा, मैं सारे पार्टीज की बात कर रहा हूं। एक तो मैंने नेशनल पार्टी की बात कर दी, आईएनसी की। दूसरा मैं बात करूं समाजवादी पार्टी। आप जब समाजवादी पार्टी का नाम लेंगे तो सिर्फ आपको यादव नजर आएंगे। उसमें मुलायम सिंह यादव नजर आएंगे और उसमें आपके सेकंड आपके अखिलेश यादव, उनके पुत्र नजर आएंगे। इसके अलावा कोई आपको दिखेगा ही नहीं। फिर इसके बाद अगर मैं बीएसपी की बात करूं तो इसके संस्थापक आपके काशीराम हैं, और लेकिन उसके बाद आपको सिर्फ मायावती नजर आएंगी। मायावती के आसपास कोई नहीं नजर आएगा आपको। उसके बाद अगर मैं एआईटीसी की बात करूं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी नजर आएंगी। ममता बनर्जी, सी इज herself चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल एंड सी इज करंटली हेडिंग दिस पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इनके अलावा कोई है ही नहीं। तो फिर अगर जब एक पार्टी को सिर्फ एक व्यक्ति होल्ड कर पा रहा है, उसको चला रहा है, तो इसका मतलब है कि उस पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर्स की कमी है। ओके, आरजेडी की बात करेंगे तो आप जाना पहचाना है चारा घोटाला और लालू प्रसाद यादव, उनके बाद उनके पुत्र हैं आपके, ठीक है, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, उन्हीं के द्वारा चलाई जा रही है। दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू डिस्कस यू। द सेकेंड थिंग इज दैट जब मैं उसी की बात कर रहा हूं तो उसको उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं। इसमें दूसरा आपका जो लूप होल दिखता है उसको कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन इसका मतलब है भाई भतीजावाद, निपोटिज्म है पार्टी में। फिर आपको इधर उठा के लेके आता हूं समाजवादी पार्टी। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय मेजरली बाय मुलायम सिंह यादव। उसके बाद आज उनके पुत्र उनको चला रहे हैं, अखिलेश यादव। दूसरा बीएसपी की बात करूंगी, काशी प्रसाद मांझी हैं, लेकिन मायावती के बाद कोई है ही नहीं। अब मायावती इस समय प्रमोट कर रही है अपने भतीजे को। डायनेस्टिक सक्सेशन। मैं अगर आईएनसी की बात करूं तो आईएनसी को सबसे पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी तो उस समय आईएनसी के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। तो अगर डायनेस्टिक सक्सेशन थोड़ा बहुत भी होता तो राजेंद्र प्रसाद के बच्चे होते, लेकिन नेहरू ने उसको हेड किया। नेहरू के बाद नेहरू की पुत्री जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने उसको हेड किया। उसके बाद उनके बच्चे राजीव गांधी ने उनको हेड किया। राजीव गांधी के बाद उनकी जो वाइफ हैं सोनिया गांधी जी, उनको हेड किया। उसके बाद राहुल गांधी बने, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। उसके बाद बहुत दिनों के पश्चात आज कोई है तो मल्लिकार्जुन खड़गे है, और वो भी पपेट हैं। किसके पपेट हैं? सोनिया गांधी के। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो डायनेस्टिक सक्सेशन की बात कर रहा हूं कि इसका मतलब है सीधे सीधे पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के टॉप लीडर्स जो हैं उनमें भाई भतीजावाद है, निपोटिज्म है। सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को चीजें दी जा रही है जो हेड कर रहे हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, किन्स मेंबर होते हैं, फैमिली मेंबर्स, ओके, रिलेटिव मेंबर्स। तीसरा, पॉलिटिकल पार्टीज जो समस्याएं फेस कर पा रही हैं
वो उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मनी एंड रोल ऑफ मसल पावर। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के समक्ष चैलेंज नहीं, ये हमारे समक्ष भी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का आज आप लीडर्स उठा के रख लीजिए जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा उन्हीं कैंडिडेट को सीट देती हैं जिनके पास मनी रेज करने की क्षमता हो और जो समय समय पर मसल पावर का इस्तेमाल कर सकें। ये डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज के एक स्पॉट है, धब्बा है। हाल ही में एक नाम आपने सुना होगा, बृजभूषण शरण सिंह, वो कबड्डी, भारतीय कबड्डी संघ के चेयरमैन है मुझे लगता है, उनको बाहुबली कहा जाता है। कुछ आपने नाम सुना होगा, मुख्तार अंसारी, उनको भी बाहुबली कहा जाता है। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के थे, इतने बड़े क्रिमिनल मेंबर्स थे, बार बार वो चुने गए हैं समाजवादी पार्टी से, बीएसपी से भी वो चुने गए हैं। तो ये एक ताजा तरीन उदाहरण है कि रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पॉलिटिक्स। एक समय आप इसमें देखेंगे, बिहार में एक नेता है पप्पू यादव, नहीं, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विथ यादव फैमिली, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू क्लियर दैट देयर आर सम कैंडिडेट्स which are constantly given by the seats by the some parties by to efficate the role of money and muscle power in India democracy. कोई भी ऐसे कैंडिडेट्स नहीं हैं जिनमें क्रिमिनल चार्जेस ना हो, मनी ना रेज कर पाए और समय समय पर मसल पावर का इस्तेमाल ना कर पाए, सारे के सारे हैं। तो पहला जो आपको चैलेंजेस देखने को मिल रहा है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन, रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर ड्यूरिंग इलेक्शंस, एंड द फोर्थ वन इज दैट, द लास्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो मीनिंगफुल चॉइसेस टू द वोटर। नो मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। इसमें दो चीज देखिएगा आप। पहले ये लीडर टू लीडर, लीडर टू लीडर, पहला ये है कि आपने एक लीडर्स को चुना इलेक्शन के दौरान, मान लीजिए वो हार गए चुनाव, तो वो फिर दूसरे पार्टी से लड़ते हैं, फिर वही लीडर आपके सामने आते हैं। एक बार वो चुने जाते हैं, फिर वही लीडर आपके सामने आ रहे हैं, तो आपके पास कोई नए लीडर्स नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कोई आपके पास चॉइसेस नहीं है, सिर्फ उन्हीं को चुनना है आपको, बार बार वही कैंडिडेट को आपको चुनना है। दूसरा, एक लीडर जो पहले आईएनसी से चुनाव लड़ता था, अब वो बीजेपी से लड़ रहा है। पहले वो बीजेपी से लड़ा, फिर आईएनसी में लड़ा। या आप ये कहें कि आपके स्टेट में या सेंट्रल में पहले सरकार थी आईएनसी की, दोबारा बन गई बीजेपी की, फिर आईएनसी की, फिर बीजेपी की, फिर आईएनसी की, फिर बीजेपी। इसका मतलब है कि द पावर इज ओनली एक्सचेंजिंग बिटवीन द टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, दैट इज बीजेपी एंड द आईएनसी। देयर इज नो चॉइस फॉर द वोटर्स। आपके सामने कोई चॉइस ही नहीं वोटर्स के लिए। या तो आप बीजेपी के मेंबर्स को चुनेंगे, या तो आप आईएनसी को चुनेंगे, या तो आप आईएनसी एज ए पॉलिटिकल पार्टी चुनेंगे, या तो आप बीजेपी को चुनेंगे। देयर आर नो पॉलिटिकल पार्टीज who are contesting election regarding to form the central government, because only two parties of India in across the history, only two parties of India which are exchanging their power to form the central government. All right, that is why there is no meaningful choice to the voters. Leaders भी वही बार बार आ रहे हैं, उन्हीं को आपको चुनना है, और दो पॉलिटिकल पार्टीज आपके सामने आती है, उन्हीं को बार बार आपको चुनना है, उन्हीं के एजेंडा प्रिंसिपल्स में आपको कंप्रोमाइज करना है। तो ये मेजर चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के रिगार्डिंग। एक मेजर चैलेंजेस जो आपके बुक में नहीं दिया है, उसको मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। वो आपका है जो ना सिर्फ इंडिया बल्कि मेजॉरिटी ऑफ जितने भी आपके डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर्स में हैं कंट्रीज, उनमें भी ये देखने को मिलता है। वो है आपका करप्शन। ना सिर्फ डेमोक्रेसी में बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज में भी करप्शन देखने को मिलता है। तो करप्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इशू विच आर राइट नाउ फेसिंग बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। ऑलराइट,
तो इस लेक्चर्स में हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज के रिगार्डिंग क्या क्या चैलेंजेस हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करना चाहिए और इनके रिगार्डिंग इसमें रिफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, जो रिफॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया, इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया। साथ ही साथ कुछ ऐसे रिफॉर्म्स को हम सजेस्ट करेंगे जिन्हें पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर करनी चाहिए, जैसे 1/3 रिजर्वेशन, द कैंडिडेट्स should be the seats should be allotted to the women's। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए और बने रहिए।